हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मासिक संकलन करंट क्विज टू द पॉइंट के बुक की, जो कि घटना चक्र के निकाला गया है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 करके, मतलब 3 पार्ट में अभी निकाला गया है। तो इसका हम वॉल्यूम 1 करा चुके हैं, वॉल्यूम 2 हो रहा है और वॉल्यूम 3 इसके बाद मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो वॉल्यूम 2 में हम लोग जो है कर चुके हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिकी। इसके बाद विज्ञान, पर्यावरण और रक्षा परिदृश्य हो चुका है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम वॉल्यूम 2 से जो है देखेंगे संक्षिप्तियों के बारे में। इसमें हम सबसे पहले चर्चित व्यक्ति की बात करेंगे, इसके बाद जो भी इसके टॉपिक नेक्स्ट आता जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 3 वीडियो में जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा आर्थिकी जो है ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको जाकर देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पर पेज पर जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको देखिएगा तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं, लगभग लास्ट 6 या 8 मंथ रख लिए, 8 मंथ की बहुत सारी चीज़ें जो इसमें कवर की हो गई हैं तीनों बुक मिलाकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चर्चित व्यक्तियों की बात करेंगे। भारत में 12 से 15 जनवरी 2022 के मध्य संपन्न 16वीं आधिकारिक क्वींस बेटन रिले के लिए चेंज मेकर और बेटन बियरर के रूप में किसे चुना गया था, ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा विनिशा उमाशंकर को चुना गया था। ठीक है, इसके बारे में जो है डिटेल में देखते हैं। विनिशा उमाशंकर का परिचय की बात करें तो ये तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई के पर्यावरणविद हैं। ठीक है, और इनकी उम्र कितना है, 15 वर्ष। ठीक है, 16वीं आधिकारिक क्वींस बेटन रिले की बात करें तो प्रारंभ हुआ था 7 अक्टूबर 2021 को लंदन के बकिंघम पैलेस से, और यात्रा इसकी 294 दिनों में 72 राष्ट्रमंडल देशों एवं क्षेत्रों की यात्रा की गई। समापन इसका बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में 28 जुलाई 2022 को इसका समापन है। ठीक है, तो इसमें जो है भारत से संबंधित क्या पॉइंट हैं, तो भारत में क्वींस बेटन रिले जो है 12 से 15 जनवरी 2022 के मध्य संपन्न हुआ, और भारत बेटन के लिए निर्धारित मार्ग में आने वाला 27वां देश है। ठीक है, 27वां देश भारत भी है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC की प्रथम महिला प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है अलका मित्तल। ठीक है, ONGC की प्रथम महिला और प्रबंध निदेशक बनी है अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है 1 जनवरी 2022 से इनका कार्यकाल होगा, और 6 माह की अवधि या इसके अगले आदेश तक जो है कार्यकाल रहेगा। पूर्व पद की बात करें तो ONGC की निदेशक 27 नवंबर 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक रहा था। ONGC के पूर्व CMD की बात करें तो उनका नाम था सुभाष कुमार। ठीक है, ONGC की स्थापना जो है 1956 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो वह हैं VS पठानिया। ठीक है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख बनाया गया VS पठानिया को। 31 दिसंबर 2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, स्थापना की बात करें तो वर्ष 1978 में तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा स्थापना किया गया, और ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रशासनिक का नेतृत्व महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा किया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। VS पठानिया जो है रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज ऑफ स्टाफ कॉलेज तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। इनका पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में डेसमंड टूटू का निधन हो गया, वो कौन थे, ये बताना है। तो डेसमंड टूटू जो थे वह शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिनका जो है दिसंबर 2021 में निधन हो गया। ठीक है, तो आर्क बिशप डेसमंड टूटू इनका पूरा नाम है। इनका निधन हुआ 26 दिसंबर 2021 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में, और वह जो है नस्लीय न्याय और LGBT अधिकारों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 1984 में इन्हें चुना गया था। ठीक है, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1931 को क्लर्कडार्प यानी कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इन्हें अन्य पुरस्कार से नवाजा गया है, गांधी शांति पुरस्कार 2005 में, स्वतंत्रता का अमेरिका राष्ट्रीय पदक 2009 में, टेम्पलेटन पुरस्कार 2013 में इनको प्रदान किया गया था। विशेष तथ्यों में जो केप टाउन के पहले मुख्य अश्वेत जो थे ये थे आर्क बिशप,
और जोहान्सबर्ग स्थित सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च के ये डीन भी रह चुके थे। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा किसे अगले थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की गई? तो वो बनाया गया मनोज पांडे को। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, मनोज पांडे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की बात करें तो नियुक्ति जनवरी 2022 में हुई। 1 फरवरी 2022 को इन्होंने पद ग्रहण कर लिया। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्हें थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, और मनोज पांडे वर्तमान में पदासीन सीपी मोहंती की जगह लेंगे। प्रमुख तथ्यों की बात करें तो वर्ष 1982 में मनोज पांडे को कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स यानी कि द बॉम्बे सैपर्स में नियुक्त किया गया था। इन्होंने इथियोपिया और इरिट्रिया में जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुख्य अभियंता के रूप में जो है कार्य किया है। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन विजय तथा ऑपरेशन पराक्रम में भी भाग लिया है। तो इस तरीके से इनके बारे में बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में किस बंगाली कार्टूनिस्ट कलाकार का निधन हो गया? तो वो उनका नाम था नारायण देवनाथ। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। और निधन इनका 18 जनवरी 2022 को हुआ। जन्म इनका 25 नवंबर 1925 को आभूषण कारोबारी परिवार में हुआ था और ये पश्चिम बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं। प्रख्यात कार्टूनिस्ट व लेखक हैं। ठीक है, और इनकी रचनाओं में बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोते फोंते इनका प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें पुरस्कार जो 2013 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसी वर्ष जो है 2013 में पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा बंग विभूषण से जो है सम्मानित किया गया और 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये इनकी जो है मृत्यु हो गई है, तो इसलिए याद रखना इन्हें। ठीक है, कि ये कौन है? ये पत्रकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में पद्मश्री प्राप्त किस सामाजिक कार्यकर्त्री का निधन हो गया? तो उनका नाम था शांति देवी। ठीक है, इन्हें भी 2022 में जनवरी में जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, जिनका निधन हो गया। ठीक है, और जन्म इनका 18 अप्रैल 1934 को उड़ीसा में हुआ था। पद्मश्री 2021 में इन्होंने प्राप्त किया। और इनके जीवन परिचय की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो एक सामाजिक कार्यकर्त्री थी। इनका जन्म बालासोर जिले के जमींदार परिवार में हुआ था। इन्हें लुंगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता था। यह जो है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से भी जुड़ी रहीं और वर्ष 1964 में अनाथ गरीब बेसहारा बच्चों के लिए रायगढ़ जिले के गुनुपुर गांव में जो है समाज आश्रम की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछ लिया जाएगा कि सेवा समाज आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में किस बंगाली प्रख्यात रंगमंच कलाकार का निधन हो गया? तो वह थे साओली मित्रा। क्या नाम था उनका? साओली मित्रा, जो कि बंगाली प्रख्यात रंगमंच कलाकार थे जिनका निधन हो गया। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इनका जन्म वर्ष 1948 में हुआ था और मित्रा भारतीय बंगाली थिएटर और फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और नाटककार थीं। इन्होंने जो है 1974 में ऋत्विक घटक की किस्म जो है जुक्ति तोक्तो आर गोप्पो बंगबाला में जो है भूमिका निभाई थी। ठीक है, प्राप्त पुरस्कारों में बात अगर हम करें तो वर्ष 2003 को संगीत नाटक अकादमी इन्हें प्रदान किया गया। 2006 में इब्सेन शताब्दी पुरस्कार यानी कि नार्वे संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 2009 में पद्मश्री और 2012 में जो है बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया? तो उनका नाम था मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया, जो कि एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थे और इनका निधन हो गया। ठीक है, 1936 में इनका जन्म हुआ था सियालकोट पाकिस्तान में और अहलूवालिया एक प्रशिक्षित पर्वतारोही, सेवानिवृत्त सेनाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। ठीक है, इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। 1965 में अर्जुन पुरस्कार, 1965 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2009 में तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है, अहलूवालिया जो है पूर्व में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन और दिल्ली पर्वतारोहण एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वो भारतीय मूल के अमेरिकी CEO जिन्हें हाल ही में एक अमेरिकी बैटरी स्टार्टअप कंपनी क्वांटम स्केप कॉर्प ने जो है लगभग 17,500 करोड़ रुपए की वार्षिक सैलरी जो है देने की घोषणा की है। तो उनका नाम है जगदीप सिंह। ठीक है, क्या नाम है? जगदीश सिंह। ठीक है, क्वांटम कॉर्प एक अमेरिकी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए जो है सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी के शोध पर जो है कार्य करती है।
कंपनी के सीईओ बनाए गए हैं जगदीप सिंह। जगदीप सिंह की वार्षिक आय है 17,500 करोड़ रुपए यानी कि 2.3 अरब डॉलर। कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? सैन जोन्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। कंपनी की स्थापना 2010 में भारतीय मूल के जगदीप सिंह ने टिम हेल्मे और प्रोफेसर फ्रिट्ज प्रिंज के साथ मिलकर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो अगर हम इसके नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो एस सोमनाथ इसके नए अध्यक्ष बनाए गए थे और के सिवान जो थे इनके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनकी जगह पर किसको बनाया गया है? एस सोमनाथ को। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष जनवरी 2022 में। और इनका पूर्व अध्यक्ष थे कैलाश वादयू सिवान जी। सिवान जी का पूरा नाम कैलाश वादयू सिवान था। एस सोमनाथ की बात करें तो इन्होंने जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी और वर्ष 2003 में GSLV मार्क MK3 परियोजना में जो है शामिल हुए थे। इन्होंने वर्ष 2010 से 2014 तक इस परियोजना निदेशक के रूप में काम किया। इन्होंने GSLV के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक चरणों के विकास में योगदान दिया। ठीक है, इसरो की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। ठीक है, और पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट इसरो द्वारा ही बनाया गया था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में प्रसिद्ध इतिहासकार पुरातत्वविद R नागास्वामी का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो ये जो थे ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद R नागास्वामी का निधन 23 जनवरी 2022 को। इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1930 को। तमिलनाडु से संबंधित हैं, राज्य से संबंधित हैं। 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रथम निदेशक तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के गठन के बाद नागास्वामी वर्ष 1966 में इसके पहले जो है निदेशक बने थे। ठीक है, अन्य तथ्यों में अगर हम बात करें तो वो भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और एपिग्राफिस्ट थे। ठीक है, इन्हें जो है तमिलनाडु के मंदिर, शिलालेखों और कला इतिहास के काम के लिए जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिक फरहाना सुल्ताना ने अस्थायी महामारी स्वच्छता के लिए जूट सेल्यूलोज का उपयोग करके सैनिटरी पैड बनाने की एक मशीन का विकास किया और इनका संबंध किस देश से ये बताना है। तो फरहाना सुल्ताना जो है वो एक बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, और इनका मुद्रा का क्या नाम है? टका। मुद्रा का नाम टका, बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका। फरहाना सुल्ताना जो है बांग्लादेश की नागरिक हैं और बांग्लादेश के प्रमुख स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान में सहायक वैज्ञानिक के रूप में भी कार्यरत हैं। इनका कार्य क्या है? जूट सेल्यूलोज का उपयोग करके सैनिटरी पैड बनाने वाली एक मशीन का विकास किया इन्होंने। फरहाना सुल्ताना को अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल एंड हाइजीन द्वारा आयोजित चौथी वार्षिक इनोवेशन पिच प्रतियोगिता में सैनिटरी पैड मशीन विकास के लिए जो है सम्मानित किया गया है। अब अगला इसमें पॉइंट है चर्चित स्थल। अभी तक चर्चित व्यक्ति की बात कर रहे थे, अब इस संक्षिप्तियों में चर्चित स्थल की बात करेंगे। नवंबर 2021 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोहिमा में किया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, कोहिमा। कोहिमा की बात करें तो कोहिमा कहाँ पर है? तो नागालैंड में है और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार आयोजन करता था। उद्देश्य क्या था? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस क्षेत्र की पर्यटन भावनाओं को विशिष्ट रूप से दर्शाना। विशेष की बात करें तो अजय भट्ट द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के दूसरे दिन के आरंभिक सत्र को संबोधित किया गया। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है रोटेशन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जाता है। इस मार्ट के पिछले संस्करण की बात करें तो गुवाहाटी यानी कि असम में, तवांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, शिलांग यानी कि मेघालय में, गंगटोक यानी कि सिक्किम में, अगरतला यानी कि त्रिपुरा और इम्फाल यानी कि मणिपुर में आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, तो इस बार कहाँ पर होता है? कहाँ पर हो रहा है? तो इस बार नागालैंड में हो रहा है, जो कि कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, वहीं पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 कहाँ शुरुआत हुआ? तो ये शुरुआत किया गया नई दिल्ली में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इंडिया स्किल 2021 का शुभारंभ स्थल ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजन करता था राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ठीक है, संबद्ध मंत्रालय की बात करें तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय है। 10 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है और यह प्रतियोगिता मुंबई, बेंगलुरु में भी आयोजित की गई। विजेताओं को 10 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है।
और प्रतियोगिता के विजेता हैं शंघाई चीन में आयोजित होने वाली विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो है ये भाग लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के वलिया झीकल के एक नए लाइट हाउस का उद्घाटन किया। वलिया झीकल किस जिले में है ये बताना है। तो ये जो है जिला उसका नाम है अलापुझा जिले के वलिया झीकल स्थान पर जो है केरल में ये लाइट हाउस, एक नए लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। केरल के एक नए लाइट हाउस का उद्घाटन वलिया झीकल केरल के अलाप्पुझा जिले में जो है स्थित है। ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग आयुष मंत्री हैं। और लाइट हाउस की ऊंचाई की बात करें तो 41.26 मीटर है। केरल में पर्यटन विकास हेतु निर्धारित अन्य लाइट हाउसों की संख्या जो है टोटल 11 है। ठीक है। लाभ की बात करेंगे तो लाइट हाउस के निर्माण से केरल के इस क्षेत्र में काम करने वाले नाविक और स्थानीय मछुआरे लाभान्वित होंगे। अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पर्यटन हेतु जो है 75 लाइट हाउस के विकास हेतु जो है मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के पर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है। आंसर की बात करेंगे तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक है। नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम पर स्थापना किया गया। रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। डॉक्टर कलाम के जीवन और उनके ईमानदार उपलब्धियों से लोगों को विशेष रूप से युवा मन को प्रेरित करेगा। ठीक है। NSTL रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान प्रयोगशाला है और इस अवसर पर NSTL उत्पाद यानी कि वरुणास्त्र, टारपीडो एडवांस लाइट यानी कि TAL और मारीच डिकाय को कार्यक्रम के स्थल पर जो है प्रदर्शित किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। तो उस गांव का नाम है जेरी। ठीक है। जेरी गांव का नाम है। ठीक है। टॉम एंड जेरी वाला जेरी गांव का उस गांव का नाम है जिसको पहला दूध गांव घोषित किया है। ठीक है। और ये कहाँ पर है तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है। रियासी जिले में स्थित जेरी गाँव जम्मू कश्मीर का पहला दूध गाँव है। गांव के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत जो 57 और डेयरी फर्मों के मंजूरी इसमें प्रदान किया गया। दूध गांव में जो है 370 गांव के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां लगाई जाएंगी। लाभ क्या होगा तो स्थानीय किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इसमें सभी फर्म से दूध इकट्ठा कर विक्रेताओं को पहुंचाने के लिए 11 महिलाओं की एक सहकारी समिति का भी गठन किया गया है। एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत जो है अनुदान इसमें दिया जा रहा है 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50%। ठीक है। योजना अंतर्गत सब्सिडी का प्रावधान भी है। मिल्किंग मशीन, बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, अधिकतम 5 लाख रुपए। ठीक है। पनीर, खोया, दही, आइसक्रीम बनाने की मशीन और क्रीम सेपरेटर, मक्खन और घी बनाने की मशीन पर जो है अधिकतम 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दूध वैन पर जो है अधिकतम 2 लाख रुपए सब्सिडी की दिया जाएगा और दूध ATM पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन ने भारत के किस राज्य में जो है 15 जगहों के आधिकारिक नाम जारी किए। तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। PCS जो पेपर 12 जून को लिए लगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। अरुणाचल प्रदेश में जो है 15 जगहों के आधिकारिक नाम जारी किए गए हैं। उसमें जो है चीन ने जो जारी किया उसमें अरुणाचल प्रदेश का भी नाम रखा है। तो अब देखते हैं इसके बारे में पॉइंट। ठीक है। नामित राजस्थान अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थान है और ये चीन ने किया है। ठीक है। बहुत चुट्टा आदमी है। ठीक है। चीन मानचित्रों के पर जो है अपने क्षेत्रीय दावों को बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, यही है कि अपने जो है मानचित्र पर क्षेत्रीय दावों को बढ़ाना। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को जो है चीनी मानचित्रों पर जंगनान या दक्षिण तिब्बत के रूप में दिखाया जाता है। तो ये था चर्चित स्थल। अब देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। इसमें अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन तो जनवरी 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो वो दिया गया है विनोद शर्मा को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया। ठीक है। और इसके बाद एक दिया गया संस्थागत श्रेणी की बात करेंगे तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को प्रदान किया गया जो कि संस्थागत श्रेणी में है। और इसके उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस की उस दिन जो है 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिया गया। मंत्रालय की बात करेंगे तो गृह मंत्रालय से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह जो है केंद्र सरकार दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। केंद्र सरकार ने देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता
और सम्मान देने हेतु इस वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत जो है 2019 में किया गया था। पुरस्कार की राशि इसमें 51 लाख रुपए नगद तथा एक प्रमाण पत्र संस्थागत श्रेणी में और 5 लाख रुपए नगद तथा एक प्रमाण पत्र जो है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और विशेषताओं की बात करेंगे तो इसी वर्ष जो है 2019, 2020, 2021 के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। 2019 में पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करेंगे तो गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 8वीं बटालियन को प्रदान किया गया। और 2020 की बात करेंगे तो कुमार मन्नान सिंह व्यक्तिगत श्रेणी में और डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 2021 की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी व्यक्तिगत श्रेणी में और सस्टेनेबल एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि सीड्स को जो है ये पुरस्कार 2021 के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, अब सीड्स के बारे में अगर आप लोग कुछ पता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा में जो है पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो वो दिया गया द पावर ऑफ द डॉग। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, 19वां जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2022 में आयोजन हुआ 9 जनवरी 2022 को। आयोजन स्थल था लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा में द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा की बात करें तो विल स्मिथ को प्रदान किया गया। इनका फिल्म का नाम था किंग रिचर्ड के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे मोशन पिक्चर ड्रामा में तो निकोल किडमैन को प्रदान किया गया। इनके फिल्म का नाम था बीइंग द रिकार्डोस। ठीक है, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे मोशन पिक्चर में तो जैन कैंपियन को प्रदान किया गया और फिल्म इनकी थी द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की बात करेंगे तो जापान की ड्राइव माई कार को प्रदान किया गया। ठीक है, ये पुरस्कार फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक मानद पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है सुष्मिता सेन। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सुष्मिता सेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, ये 10वां संस्करण था। और विशेषता की बात करेंगे तो ये पुरस्कार सुष्मिता सेन को उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी श्रृंखला सीरीज में एक महिला अभिनेता के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। आर्या 2 की बात करें तो इस सीरीज को राम माधवानी द्वारा बनाया गया है। यह सीरीज जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। आर्या 2 के अलावा इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की किस प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो वो है डेयर टू ड्रीम 2.0। ठीक है, इन्हें जो है सम्मानित किया गया। डेयर टू ड्रीम 2.0 के पुरस्कार प्रदान तिथि थी 4 अक्टूबर 2021 को। पुरस्कार प्रदान स्थल नई दिल्ली। प्रदानकर्ता थे राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और रक्षा मंत्रालय से संबद्ध है। आयोजनकर्ता थे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। कुल 40 विजेता इसमें है, 22 को व्यक्तिगत श्रेणी में, 18 को स्टार्टअप श्रेणी में प्रदान किया गया। ठीक है, इसी अवसर पर डेयर टू ड्रीम 3.0 भी शुरू किया गया। 2019 के लिए DRDO युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया जिसमें 35 वर्ष से कम आयु के 16 DRDO वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। DRDO द्वारा डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता की शुरुआत भारतीय शिक्षाविद व्यक्तियों और उभरती रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। ठीक है, सशस्त्र बलों को सौंपे गए DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 3 उत्पादों की बात करें तो पहला है ARRI-NC 818 वीडियो प्रोसेसिंग एंड स्विचिंग मॉड्यूल, दूसरा है सोनार परफॉर्मेंस मॉडलिंग सिस्टम और तीसरा है बंड ब्लॉटिंग डिवाइस MK2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी कि ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 के पुरस्कृत दूरदर्शन का कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे किसके बारे में है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेटली लीडिंग द वे जो है ये एक दूरदर्शन का कार्यक्रम है जो कि एक दिव्यांग बच्चे की प्रेरक यात्रा के बारे में है। तो इसको जो है पुरस्कृत किया गया है पीस मीडिया अवार्ड 2021 से। ठीक है, दूरदर्शन के कार्यक्रम में डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत जो है पुरस्कार जीता और ये विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे की प्रेरक यात्रा के बारे में है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लिव्स ने जो है
प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में पुरस्कार जीता। यह कार्यक्रम विशाखापत्तनम में तट पर रहने वाले मछली पकड़ने वाले समुदायों के जीवन को दर्शाता है। पुरस्कार वितरण समारोह 17 नवंबर 2021 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो वो है प्रथम एनजीओ को दिया गया, ठीक है, जो कि एक एनजीओ है प्रथम नाम से, उसको प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार एक गैर सरकारी संगठन जो कि एनजीओ है प्रथम, ठीक है, इसे प्रदान किया गया है। निम्न कार्यों के लिए दिया गया, उसको भी देख लेते हैं। पहला है शिक्षा प्रदान करने डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षा की गुणवत्ता का नियमित मूल्यांकन, कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच बच्चों को सीखने के लिए समय प्रक्रिया, कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार 1986 से प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह जो है व्यक्तियों या संगठनों द्वारा रचनात्मक प्रयासों को मान्यता देता है जो कि निम्नलिखित दिशा में जो है कार्य कर रहे हैं। पहला है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, तीसरा है वैज्ञानिक खोजों एवं स्वतंत्रता को जो है विस्तार देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2022 को किसे परम विशिष्ट सेवा मेडल से जो है सम्मानित किया गया? तो वो है नीरज चोपड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा बहुत ही क्या कहते हैं चर्चा में रहे हैं, तो उनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। जनवरी 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया परम विशिष्ट सेवा मेडल का, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा राज्य से हैं, जिला पानीपत खंडरा गांव से। वर्ष 2016 से जो है भारतीय सेना में कार्यरत हैं, ठीक है। इन्हें पुरस्कार प्राप्त की बात करें 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से प्रदान किया गया, ठीक है। इसके बाद अन्य खेलों में प्राप्त स्वर्ण पदक की बात करें तो 2018 जकार्ता में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किए, 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किए, 2017 भुवनेश्वर एशियाई चैंपियनशिप और 2016 गुवाहाटी शिलांग दक्षिण एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। विशेषता की बात करें तो 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर तालिका में पहला स्थान हासिल कर देश को टोक्यो ओलंपिक का पहला और व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक का दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2022 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टोटल बच्चों की संख्या थी 29, ठीक है। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। संबद्ध मंत्रालय की बात करेंगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था और पुरस्कार प्रदान करता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 बच्चे थे जिनमें 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं और यह कुल 6 श्रेणियों में दिया गया, ठीक है। नवाचार में 7 लोगों को, सामाजिक सेवा में 4 लोगों को, शैक्षिक में 1, खेल में 8, कला एवं संस्कृति में 6, वीरता में जो है 3 लोगों को प्रदान किया गया। पुरस्कार की राशि इसमें थी 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार को जो है कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन उनके खातों में ट्रांसफ़र किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार को 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहला है बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। बाल शक्ति पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में हुआ था, ठीक है। इसका पहला नाम था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार था और 2018 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर बाल शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार, तो ये जो है इसकी स्थापना 1979 में राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के द्वारा हुआ और 2018 में इसका भी नाम बदलकर बाल कल्याण पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। विशेषता की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 3 बच्चों को, इसमें अभिनव कुमार चौधरी समाज सेवा, चंदारी सिंह चौधरी खेल में और जिया राय खेल को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसके द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शुभारंभ किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया सुभाष सरकार के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 सुभाष सरकार जो कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्वच्छता के बारे में जागरूकता और स्वप्रेरणा को जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत पहली बार 2016-17 में हुआ। इस पुरस्कार में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय शामिल होंगे और ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से इसमें 6 उप श्रेणियों में जो है विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है। 6 उप श्रेणियों की बात करें तो जल, स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना, संचालन व रखरखाव, व्यवहार में परिवर्तन एवं क्षमता विकास, निर्माण, कोविड-19 की तैयारी व प्रतिक्रिया शामिल है। विद्यालयों का चयन जो है राष्ट्रीय स्तर पर समग्र श्रेणी में 40 विद्यालयों का किया गया है
पुरस्कार की राशि इसमें है समग्र शिक्षा योजना के तहत 60,000 रुपये प्रति विद्यालय। इसके अलावा पहली बार 6 उपश्रेणियों में प्रति विद्यालय 20,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ये बातें होगी। अब देखते हैं कुछ दिवस। तो वयम रक्षामः ये या वी प्रोटेक्ट भारत के किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है, ये बताना है। तो अगर हम इसके बात करेंगे तो भारतीय तट रक्षक बल का ये आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। ठीक है। भारतीय तट रक्षक का 46वां स्थापना दिवस था। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को जो है दिवस मनाया जाता है वर्ष 2022 में। ठीक है। और रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। 1 फरवरी 1977 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना का उद्देश्य था वस्तुओं को समुद्री तस्करी को रोकना। आदर्श वाक्य था वयम रक्षामः। इसके बाद भारतीय तट रक्षक 5 क्षेत्रों यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो है संचालित होता है। ठीक है। भारतीय तट रक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो एनडीआरएफ का जो ये था 2022 में मनाया गया ये 17वां जो है स्थापना दिवस था और 19 जनवरी 2022 को ये मनाया गया। एनडीआरएफ की बात करेंगे तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इसका पूरा नाम है। देश के विभिन्न हिस्सों में जो है वर्तमान में एनडीआरएफ की 12 बटालियन कार्यरत हैं। प्रत्येक बटालियन में 1149 कर्मी हैं। राहत कार्य की बात करें तो अब तक लगभग 7,600 अभियानों के दौरान 1,40,000 से अधिक लोगों की जान बचाई गई है। आपदाओं के दौरान 7.13 लाख से अधिक लोग जो है बचाए अथवा निकाले जा चुके हैं। ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम तो ये जो है 26 दिसंबर 2005 को लागू हुआ। 2006 में 8 बटालियन के साथ एनडीआरएफ का गठन किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। एनडीआरएफ की स्थापना आपदा एवं संकट स्थिति में राहत कार्य हेतु जो है किया गया था। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो ये 24 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है और जनवरी 2022 में नहीं कि 24 जनवरी 2022 को ये मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। 2008 में जो है पहली बार मनाया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। इस बार का ये 14वां संस्करण था। बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य रहा। 2022 की थीम की बात करेंगे तो घोषणा नहीं की गई है। 2021 की थीम थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। ठीक है। ये 2021 की थीम थी। 2020 की थीम थी मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। ये था 2020 का थीम। ठीक है। वर्ष 1996 में 24 जनवरी के दिन जो है इंदिरा गांधी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसीलिए जो है इस दिवस को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में त्रिपुरा राज्य द्वारा कोकबोरोक भाषा को जो है विकसित करने के लिए किस तिथि को कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है? तो ये 19 जनवरी को मनाया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 19 जनवरी। ठीक है। वर्ष 1979 में जो प्रथम आयोजन हुआ था। इस बार का ये 44वां आयोजन है और इस संबंधित राज्य की बात की तो त्रिपुरा राज्य इससे संबंधित है। ठीक है। इस वर्ष जो है इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को किया जाता है। कोकबोरोक भाषा जो है त्रिपुरा राज्य में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा है। इस भाषा को त्रिपुरी या त्रिपुरा कोक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1979 में जो है राज्य द्वारा आधिकारिक भाषा भी घोषित किया जा चुका है इसे। जनवरी 2022 में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया 24 जनवरी को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की घोषणा करता थे संयुक्त राष्ट्र महासभा। विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा था। थीम की बात करेंगे तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन वर्ष 2022 का थीम बना था और 2021 का था रिकवर एंड रिवेटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन 2021 का थीम बना था। इस बार ये 4था संस्करण था। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को एक प्रस्ताव के तहत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में 258 मिलियन बच्चे युवा जो है स्कूल नहीं जाते हैं। 617 मिलियन बच्चे जो है युवा बुनियादी गणित पढ़ और हल नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म बनता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो पेरिस फ्रांस में है
और स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो वो तिथि थी 27 जनवरी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो है 27 जनवरी को मनाया गया। वर्ष 2005 से इसका शुभारंभ किया गया था। थीम था इस बार का स्मृति, गरिमा और न्याय। ठीक है, मनाने का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए जो है इसका उद्देश्य मेन यही था। होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। 1941 और 45 के बीच नाजी जर्मनी ने यूरोप के यहूदी समुदाय के लगभग 2/3 आबादी की हत्या कर दी थी। इनकी स्मृति में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आधिकारिक स्मरण के रूप में इस तिथि को चिन्हित किया गया। जनवरी 2022 में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजन किया गया? तो वो तिथि है 25 जनवरी। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह आयोजन किया जाता है। ठीक है, 12वां संस्करण था इस बार का थीम था चुनाव में समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। पहली बार चुनाव आयोग जो है 25 जनवरी 2011 को मनाया गया। नए मतदाताओं को जो है नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, विशेषकर नए मतदाताओं के लिए अधिकतम नामांकन करना, ये इसका उद्देश्य रहा था। चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और विशेष तथ्यों में देखें तो इस दिवस को चिन्हित करने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन। वर्तमान में सुशील चंद्रा जो है 24वें चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 जनवरी को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस शुभारंभ इसका 1948 से किया गया है। उद्देश्य क्या है? पर्यटन और इनके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना। थीम क्या था इस बार का? तो ग्रामीण एवं सामुदायिक केंद्रित पर्यटन इसका थीम बना था। ठीक है, पर्यटन के जनक थे थॉमस कुक। भारत में पर्यटन का इतिहास की बात करेंगे तो 1948 में पर्यटन विभाग का गठन किया गया। 1958 में पर्यटन और संचार मंत्रालय के तहत एक अलग पर्यटन विभाग बनाया गया। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 19 नवंबर को। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व शौचालय संगठन की नींव जो है 19 नवंबर 2001 को रखा गया था। और वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में विश्व को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य था। सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने में मदद करना, स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूकता एवं स्वच्छता के प्रति जिलों और राज्यों के योगदान को जो सम्मानित करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। इस बार का थीम है शौचालयों का जो है मूल्यांकन, इसका थीम बना है। प्रस्ताव या संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव संख्या 67/291 द्वारा इस दिवस की संस्तुति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। चर्चा का कारण रहा है प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सामान्य जनमानस में जागरूकता का प्रचार, पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा एवं अपराध को रोकना इसका उद्देश्य रहा है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से पत्रकारों पर सभी प्रकार के हमलों की निंदा की गई और सभी सदस्य देशों से पत्रकारों को उनके जीवन के लिए खतरों को बचाने और पीड़ितों को आवश्यक उपायों तक पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। ठीक है, और 2013 में जो है माली एक देश है अफ्रीकी कंटिनेंट का, और फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के उपलक्ष्य में 2 नवंबर की तारीख को चुना गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर 2014 को मनाया गया था। इसके बाद 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज़ दिवस, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत एवं बांग्लादेश द्वारा किस तिथि को मैत्री दिवस मनाने के रूप में जो है इसको मनाया गया? तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर 6 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, मैत्री दिवस 6 दिसंबर मैत्री दिवस बांग्लादेश आयोजन करता था। भारत और बांग्लादेश में सम्मिलित देश थे। ठीक है, बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष और भारत के उसके साथ द्विपक्षीय संबंधों को चिन्हित करने के लिए दोनों देशों ने 6 दिसंबर 2021 को मैत्री दिवस के रूप में इसे मनाया।
ठीक है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच वर्ष 2021 में संयुक्त व्यापार लगभग 10.78 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया और इस तरह बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया। ठीक है। भारत बांग्लादेश के मिरसराय और मोंगला में 2 भारतीय आर्थिक क्षेत्र भी विकसित कर रहा है। इसके तहत 5 क्षेत्रों की पहचान की गई है जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। पहला है प्रौद्योगिकी, दूसरा संपर्क, तीसरा उद्यमिता, चौथा है स्वास्थ्य और 5वां है पर्यटन। ठीक है। इस दौरान कपड़ा क्षेत्र में सहयोगी द्विपक्षीय कपड़ा उद्योग मंच का भी गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। विश्व एनटीडी दिवस 2022 की बात करें तो 30 जनवरी 2022 को आयोजन हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य की बात करेंगे तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता को प्रसार करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। विषय इसमें थीम बना था इस बार का गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना इसका मेन थीम था। ठीक है। दिवस का महत्व, यह दिवस जो है 20 रोगों से पीड़ित लोगों को पीड़ा समाप्त करने का आह्वान करता है। ठीक है। और इस दिवस की शुरुआत 2020 से हुई। एनटीडी यानी कि उदाहरण की बात करेंगे तो डेंगू, ट्रैकोमा और लिस्मेनियासिस और कुष्ठ रोग आदि इसके संदर्भ में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 नवंबर को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। विश्व मत्स्य दिवस ओडिशा में इस बार मनाया गया और आयोजन स्थल था रेल सभागार मंचेश्वर भुवनेश्वर ओडिशा में। ठीक है। मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड आयोजन करता था। इस अवसर पर भुवनेश्वर में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। ओडिशा के बालासोर जिले में को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ, जबकि आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो है घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य की बात करें तो तेलंगाना, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला बालाघाट मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी राज्य पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे तो त्रिपुरा, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी जिला की बात करेंगे तो बोंगाईगांव असम। मत्स्य पालन क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी 2022 को भारत में किसकी पुण्यतिथि के रूप में जो है विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर। ठीक है। जो कि 30 जनवरी को पड़ता है, जनवरी का माह का अंतिम रविवार। संबंधित संगठन की बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आप लोग जान रखिएगा। इसका थीम था इस बार यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और दिवस उद्देश्य बात करेंगे तो बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभाव को समाप्त करना इसका उद्देश्य रहा था। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस की बात करेंगे तो इसे भारत में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पूर्ण तिथि के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है। और कुष्ठ रोग को जो हैंसन रोग भी कहा जाता है, जो जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है। यह रोग जो है विकृति, विकलांगता, तंत्रिका क्षति का जो है कारण भी बनता है। इस रोग को मल्टी ड्रग थेरेपी से जो है ठीक किया जा सकता है। भारत द्वारा जो है वर्ष 1954-55 में इसके लिए राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया। ठीक है। तो ये था दिवस के बारे में। अब हम आगे देखेंगे पॉइंट में योजना, परियोजना और अभियान के बारे में। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में अनुसूचित जनजाति घटक परियोजना प्रारंभ किया है? तो ये किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के द्वारा। ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या चीज़ें हैं। शुभारंभ हुआ है 5 जनवरी 2022 को। शुरुआत किया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर द्वारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के सहयोग से। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अटागट्टी में जो है यह स्थल बना था जहाँ पे ये किया गया। और इस परियोजना के साथ संस्थान जो है ICAR SBI ने आदिवासियों के ज्ञान सशक्तिकरण पर एक अभियान भी जो है प्रारंभ किया। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण सेकंड को मंजूरी प्रदान की। इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो वो है 12,031 करोड़ रुपए।
और ये जो मंजूरी प्रदान किया गया 6 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। इसकी लंबाई है 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन, ठीक है। 12,031.33 करोड़ रुपये इसकी अनुमानित लागत है, जो कि 33% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ट्रांसफार्मर क्षमता होगी 27,500 मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर क्षमता को जो है अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाएगा। इसमें समयावधि है पारेषण प्रणाली को वर्ष 2021-22, 25-26 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान जो है इसको तैयार किया जाएगा। 7 राज्यों को इसमें लाभ प्रदान होगा। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी योजनाओं को जो है मदद मिलेगी। वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य जो है प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया? तो वो है जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी हुआ 22 जनवरी 2022 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए। जारीकर्ता थे अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। सूचकांक में शामिल जिले टोटल 20 थे। सूचकांक में शामिल शीर्ष 3 जिलों की बात करेंगे तो जम्मू जिला, दूसरा है डोडा जिला और तीसरा है सांबा जिला, ठीक है। सूचकांक में 20वां स्थान किसका है? राजौरी जिला का। जम्मू कश्मीर का जिला सूचकांक जो है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 100 दिनों की पढ़ाई का अभियान शुभारंभ किया गया। इस अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है पढ़े भारत, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, पढ़े भारत, जो कि 100 दिनों की पढ़ाई का अभियान है। 1 जनवरी 2022 को शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बाल वाटिका से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चे इसमें केंद्रण हैं। और 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 14 सप्ताह या 100 दिन इसकी समयावधि है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समाज, शैक्षणिक संस्थानों आदि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की जो है भागीदारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत कितनी एलईडी बल्ब वितरित किया है? तो वो है 50 लाख। कितना है? 50 लाख, ठीक है। ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत बात करें तो कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब वितरित करके एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की और प्रारंभ किया था 2015 में, ठीक है। कवरेज इसमें किया गया बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ग्रामीण परिवार। समयावधि थी 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक लक्ष्य की बात करें 2 मिलियन परिवारों को 10 मिलियन एलईडी बल्ब का वितरण है। पात्रता की बात करेंगे तो मीटर कनेक्शन वाला कोई भी परिवार अधिकतम 5 बल्ब एक्सचेंज कर सकता है। सभी के लिए ऊर्जा और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद योजना किस मंत्रालय से संबंधित एक केंद्रीय योजना है, ठीक है। तो ये जो है प्रसाद योजना ये है पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये एक केंद्रीय योजना है। और पर्यटन मंत्रालय की बात करते हैं, आगे प्रसाद योजना के बारे में देख लेते हैं। तो प्रसाद योजना के बारे में अगर बात करें तो तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक विरासत संवर्धन और अभियान, जो कि प्रसाद योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 से 14-15 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाबद्ध एवं टिकाऊ तरीके से जो है एकीकृत करना। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीर्थ स्थलों को विश्व स्तरीय चुनावी बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना करना इसमें उद्देश्य रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2000 में माना उर माना बाड़ी योजना किस राज्य द्वारा शुरुआत किया गया? तो माना उर माना बाड़ी योजना जो है शुरुआत किया गया तेलंगाना राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, तेलंगाना राज्य। माना उर माना बाड़ी योजना तेलंगाना राज्य, 7,289 करोड़ इसका जो है बजट है। और इस योजना के तहत जो है राज्य में स्कूली बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है लाभान्वित बच्चे होंगे 19.8 लाख से अधिक, ठीक है। प्रथम चरण में 9,123 स्थानीय निकाय और सरकारी स्कूलों के इस कार्यक्रम की शुरुआत इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा
माताओं और उनके बच्चों को लिए चैरिटी कार्यक्रम केसीआर किट योजना शुरुआत किया गया। तो ये शुरुआत किया गया तेलंगाना के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य की शिशु मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को जो है प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। वर्तमान शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो है 28 बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, केसीआर किट की बात करेंगे तो इसे माँ को बच्चे के जन्म के देने के उपरांत दिया जाता है। इस किट में बच्चे को साफ स्वच्छ और रखने और 16 उत्पाद शामिल है। उसमें किट में जो है डायपर, नैपकिन, खिलौने, मच्छरदानी, बेबी पाउडर, बेबी ऑयल, बेबी सोप, आउटफिट आदि जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, मुख्य तथ्यों में जो है मार्च 2017 में सर्वप्रथम इस योजना को जो है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जो है शुरू करने की घोषणा की थी। गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। गर्भवती महिलाएं अधिकतम 2 प्रसव हेतु जो है इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। योजना के तहत जो सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 3 चरणों में 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस एक मामले में जो है प्रति 1,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान किया जाता है, यानी कि 13,000 रुपये। ठीक है, ये योजना जो है 4 जून 2017 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस राज्य पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन सजग अभियान के तहत पुलिस कंट्रोल रूम में आने वाली फ़ोन कॉल में 24% तक की कमी आई है, तो वो है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर कमी आई है? दिल्ली में। आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, और अगर हम इसके अगर बात करते हैं ऑपरेशन सजग के तहत ये जो है चलाया गया। ऑपरेशन सजग जो है दिल्ली संबद्ध राज्य है, अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। स्ट्रीट क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाना इसका मेन उद्देश्य था। इस अभियान के शुरू होने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में आने वाली फ़ोन कॉल में 24% की कमी आई। लुटेरों, स्नैचरों सहित 8,006 अपराधियों और असामाजिक तत्वों को इसमें गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सजग जो है सर्वप्रथम दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, और ये अभियान आग्नेयास्त्रों, अवैध शराब, ड्रग्स, चोरी, संपत्ति के स्रोतों का पता लगाने पर केंद्रित है। इसके तहत जो है अंधेरे और खतरनाक क्षेत्रों, राजमार्ग, रिंग रोड, इनर रिंग रोड, जीटी, करनाल रोड, रेलवे लाइन, पार्क, बाजार आदि स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके बाद 1 फरवरी 2022 से सेहत योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, कौन सा है? दिल्ली। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। सेहत पहल 1 फरवरी 2022 को शुभारंभ किया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा। पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिक कर्मियों को जो है दवाओं की होम डिलीवरी के लिए जो है इसको शुरुआत किया गया था। सेहत की बात करते हैं तो सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। और अन्य तथ्यों में अगर हम देखते हैं तो इस पहल को भविष्य में सबसे अधिक से अधिक स्टेशनों तक बढ़ाया जाएगा। सेहत स्टे होम ओपीडी मरीज से लेकर डॉक्टर तक की एक प्रणाली है, जहां रोगी इंटरनेट के माध्यम से दूर ही डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। ठीक है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा 2018 से प्रेरित सीजन प्रति एकड़ जमीन के मालिकों के बैंक खातों में जो है 5,000 रुपये जमा किया जा रहा है, तो वो राज्य है तेलंगाना। ठीक है, यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जो है फसल के मौसम की शुरुआत में ज़मीन के मालिक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ एक ज़मीन पर 5,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रति फसल सीजन पर दी जाती है। 2 एकड़ ज़मीन पर 20,000 रुपये, 10 एकड़ ज़मीन पर 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 2018 में राज्य सरकार ने किसानों को खरीफ फसल सीजन के बाद से रायतू बंधु सहायता दे रही है। सरकार ने अब तक इस योजना के तहत किसानों को 50,405 करोड़ रुपये का वितरण भी किया जा चुका है। जनवरी 2022 में नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया, तो वो था मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। वर्चुअल माध्यम से मॉरिशस में सिविल सर्विसेज कॉलेज एवं 8 मेगावाट की सौर पीवी फार्म योजना आधारशिला रखी गई। और मई 2016 में भारत सरकार द्वारा मॉरिशस सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का अनुदान दिया गया। यह अनुदान राशि मॉरिशस सरकार द्वारा चिन्हित 5 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दिया गया। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सुप्रीम कोर्ट भवन, नया NENT अस्पताल, प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को डिजिटल टैबलेट आपूर्ति आज सामाजिक आवास परियोजना प्रदान किया जाएगा।
जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई? तो वो था असम। निरामय योजना कहाँ पर शुरुआत किया गया? असम में किया गया। पीरामल स्वास्थ्य एवं सिस्को के सहयोग से, ठीक है, ये किया गया। ठीक है, निरामय परियोजना पीरामल स्वास्थ्य के स्वदेशी एकीकृत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मंत्र अमृत पर आधारित है। अमृत की बात करें तो एक्सेसिबल मेडिकल रिकॉर्ड्स वाया इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे विविध के बारे में। ठीक है, तो ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा हैदराबाद। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 7 से 8 जनवरी के मध्य हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। आयोजन इसका प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार के द्वारा जो थे तेलंगाना सरकार के सहयोग से किया गया। सम्मेलन का विषय था भारत का डेकेड महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस। सम्मेलन के केंद्र बिंदु थे सचिवालय सुधार, स्वच्छता अभियान, लोक शिकायतों का निवारण एवं सेवा वितरण में सुधार। दूसरा है जनवरी 2022 में लिखी गई गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं धीरेन्द्र झा। ठीक है, और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया। और धीरेन्द्र झा की अन्य पुस्तकें हैं द नागा साधु ऑफ अयोध्या, शैडो आर्मीज, हिंदुत्व के मोहरे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान यानी कि CICT के बारे में कौन तथ्य जो है सही है? तो अगर हम इसमें सही की बात करेंगे तो ये है जो है भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 2014 में हुई। तमिलनाडु के मंत्री इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और इस संस्थान का उद्देश्य शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना। तो इसमें से सिर्फ ऊपर का 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अध्यक्ष थे MK स्टालिन जो कि तमिलनाडु के CM हैं और उद्देश्य था शास्त्रीय भाषा पर शोध कार्य और उनको बढ़ावा देना। ठीक है, नए परिसर की लागत निर्माण लागत है 24 करोड़ रुपए। नए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। जनवरी 2022 में किस अवसर पर भारतीय सेना के लिए नई वर्दी का उद्घाटन किया गया? तो ये था सेना दिवस के अवसर पर जो है नई वर्दी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, भारतीय सेना के लिए नई लड़ाकू वर्दी बनाई गई जो कि 15 जनवरी 2022 को उद्घाटन किया गया। सेना दिवस इस दिन मनाया जाता है प्रत्येक 15 जनवरी को। रक्षा मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय है। अनावरणकर्ता थे जनरल MM नरवणे। ठीक है, 12 लाख सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से वर्दी की उपलब्धता कराई गई और ये वर्दी का मिश्रण इसमें सूती और पॉलिस्टर है यानी कि 70% सूती और 30% का अनुपात इसमें है। ठीक है, ये जो है कपड़े जल्दी सूखते हैं, नम एवं गर्म जगहों पर पहनने में सहज हैं। पुरानी वर्दी के मुकाबले नई वर्दी का कपड़ा 15% हल्का और 23% ज़्यादा मजबूत है। इस वर्दी में पहली बार सैनिकों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा गया है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIFT के सहयोग से बनाया गया है। इसमें 4C यानी कि कंफर्ट, क्लाइमेट, कैमोफ्लेज और कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान भी रखा गया है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। जनवरी 2022 में कॉलर वाली बाघिन का निधन किस रिजर्व क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ है पेंच रिजर्व क्षेत्र में। ठीक है, पेंच कहाँ पर है? तो इसको देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को निधन हुआ। जन्म हुआ था सितंबर 2005 में। 16 वर्ष की आयु में सुपर मॉम कॉलर वाली बाघिन का निधन हुआ जिसको T15 के नाम से भी जानते थे, पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें 2008 से 2018 तक 10 वर्षों में 29 शावकों का जन्म, जिसमें 29 में से 5 शावकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व में सबसे पहले वर्ष 2008 में इसी बाघिन को कॉलर लगाया गया था। कॉलर यानी इलेक्ट्रॉनिक पट्टा का उपयोग वस्तुतः बाघों की गणना हेतु किया जाता है। कॉलर को बाघ के गले में पहनाया जाता है और यह एक प्रकार का ट्रैकिंग डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में दिल्ली के इंडिया गेट पर किस स्वतंत्रता सेनानी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा का। ठीक है,
23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नई दिल्ली में। विशेषता की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। और अगर हम बात करें इसमें होलोग्राम प्रतिमा क्या है, तो इस प्रतिमा को जो है 30,000 ल्यूमेंस 4K प्रोजेक्टरों द्वारा संचालित किया जाएगा। और यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। इसमें एक अदृश्य 90% पारदर्शी होलोग्राफिक स्क्रीन इस प्रकार लगाई गई है कि ये आगंतुकों को नहीं दिखाई देगी। यह प्रतिमा वहां स्थापित की गई है जहां पहले कभी इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा खड़ी थी, जिसे वर्ष 1968 में हटा दिया गया था। नेताजी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक राज्य में। ठीक है, अब अंतिम बचा है खेल प्रदेश, उसको भी देख लेते हैं। तो फरवरी 2022 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता FAFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये चीन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, और मेजबान देश था भारत। पुणे फाइनल में हुआ, फाइनल मुकाबला पुणे महाराष्ट्र में हुआ। चीन जो है विजेता बना 9वीं बार। उप विजेता है दक्षिणी कोरिया। और शीर्ष गोल स्कोरर की बात करें तो सैम केर ऑस्ट्रेलिया के हैं, 7 गोल इन्होंने किया। टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी वांग सान है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर झू यू है जो कि चीन का है। और फेयर प्ले अवार्ड दक्षिण कोरिया को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फरवरी 2022 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सेनेगल के द्वारा। आंसर इसका सेनेगल हो जाएगा। ठीक है, और मेजबान देश था कैमरून। ठीक है, विजेता है सेनेगल, पहली बार विजेता बना है। उप विजेता मिस्र था। तीसरा स्थान कैमरून का है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच महमूद अबू गबल को, जो कि मिस्र के हैं, इनको दिया गया है। शीर्ष गोल स्कोरर है विंसेंट अबू बकर, कैमरून के हैं, 8 गोल इन्होंने किया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सदियो माने हैं सेनेगल के। सर्वश्रेष्ठ गोल के ऊपर एडवर्ड मेंडी है सेनेगल के। ठीक है, फरवरी 2022 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता टाटा ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये जो ऊषा के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आयोजन स्थल पुणे महाराष्ट्र था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में ओमान में संपन्न लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया वर्ल्ड जॉइंट्स के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आयोजन स्थल ओमान था। ठीक है, और प्रतिभागी टीम में एशिया लाइन्स, इंडिया महाराजास और वर्ल्ड जॉइंट्स, इसमें से वर्ल्ड जॉइंट्स ने इसको जीता है। तो ये बातें हो गई और इसमें कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में संपन्न वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया मेजबान देश था। महिला एकल विजेता एशले बार्टी है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। विशेष तथ्यों में देखें तो राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। रोजर फेडरर व नोवाक जोकोविच ने 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। एशले बार्टी जो है वर्ष 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। और इसके बाद वर्ष 1978 में क्रिस ओ'नील ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में ICC अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इस अवार्ड के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, पहला विकल्प है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है तो प्रतिष्ठित सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी इंग्लैंड के जो रूट को चुना गया है। ठीक है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के बाबर आजम चुने गए हैं। और इसके बाद वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी महिला दक्षिण अफ्रीका की लीजेल चुनी गई। तो ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी को बताना था कि गलत कौन है। तो ICC अवार्ड 2021 के अगर हम महिला खिलाड़ी की बात करेंगे तो राचेल होए फ्लिंट ट्रॉफी जो दिया गया है स्मृति मंधाना को दिया गया है, जो कि भारत के हैं। और इसके बाद वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी महिला में लीजेल ली बनी है दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, और इसमें अगर T20 की बात करें तो वर्ष का T20 खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी महिला में टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड की हैं। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एसोसिएटेड क्रिकेटर
जिसान मकसूद हैं ओमान के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एसोसिएटेड क्रिकेटर महिला में एंड्रिया में जेपेडा हैं जो कि ऑस्ट्रिया की हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई और बाकी इसमें कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं। स्मृति मंधाना दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं। इससे पूर्व 2018 में चुनी गई थी। आईसीसी की वर्ष की महिला T20 टीम में भारत की एकमात्र खिलाड़ी स्मृति मंधाना शामिल है। आईसीसी की वर्ष पुरुष T20 टीम में एक दिवसीय टीम में कोई भारतीय शामिल नहीं हो इस बार। आईसीसी की वर्ष की महिला एक दिवसीय टीम में 2 भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज और झूलन गोस्वामी शामिल हैं। आईसीसी की वर्ष टेस्ट टीम में 3 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन शामिल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता ओडिशा ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया। आयोजन स्थल था कटक में हुआ है, उड़ीसा में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में, ठीक है। पुरुष एकल विजेता किरण जॉर्ज भारत के, पुरुष महिला एकल विजेता उन्नति हुड्डा भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत की किस महिला मुक्केबाज पेशेवर मुक्केबाज बनने का निर्णय लिया है? किस महिला मुक्केबाज ने पेशेवर मुक्केबाज बनने का निर्णय लिया है? तो सरजू बाला देवी है उनका नाम। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है भारत के प्रमुख मुक्केबाजी प्रमोटर मुजतबा कमाल और ग्रास रूट बॉक्सिंग प्रमोशन एवं मैनेजमेंट के साथ करार हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में आईपीएल में कौन फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बन गई है? तो वह है चेन्नई सुपर किंग्स। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देश की पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम जो है चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। मार्केट में हिस्सेदारी 7,600 करोड़ रुपए है। और इसके बाद इसमें देखें तो मौजूदा समय में चेन्नई सुपर किंग्स की मार्केट वैल्यू मूल इकाई इंडिया के सीमेंट्स की तुलना में अधिक है। सीएसके की मार्केट के बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला, दुबई में चौथी बार आईपीएल का खिताब जीतना, और दूसरा 2 नई फ्रेंचाइजी लखनऊ जायंट्स और गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड मतों पर आगामी सीजन से जुड़ना, ठीक है। जनवरी 2022 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी चैंपियनशिप पैन अमेरिकन कप 2022 महिला वाला खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आयोजन स्थल था सेंटियागो, चिली। अर्जेंटीना जीता है, चिली उप विजेता बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड PR श्रीजेश को चुना गया जो कि भारत के हैं। और ऑनलाइन मतदान के आधार पर अवार्ड हुआ, अवार्ड हेतु चयन किया गया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो ये 3 बार ओलंपियन सीरीज ने 240 से अधिक मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। और एक गोलकीपर है, भारतीय गोलकीपर हैं, ठीक है, हॉकी टीम के, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर भी ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो असलान करासोव के द्वारा जीता गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 के चैलेंजर्स वर्ष का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया अर्जुन एरिगिसी के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो 2022 में जनवरी के संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता टियोनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल के खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ था इसका। लक्ष्य सेन विजेता है। पुरुष एकल उप विजेता की बात करेंगे तो सिंगापुर का लोह किन यो है, ठीक है। महिला एकल विजेता बुसानन ओंगमा मरुगोफान ये थाईलैंड की हैं जो जीती हुई हैं, ठीक है। लक्ष्य सेन द्वारा विजित ये पुरस्कार सुपर 500 स्तर के टूर्नामेंट का पहला खिताब है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता सोनी ओपन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो हिदेकी मात्सुयामा के द्वारा जीता गया है जो कि जापान के हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका के रसल हेनले थे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में मध्य ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मध्य संपन्न एशेज सीरीज 2022 संबंध विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना। तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीती है, सही है। यह सीरीज इंग्लैंड में संपन्न हुई है, गलत है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के डेविस हेड को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, ये सही है। इस सीरीज में सर्वाधिक विकेट 21 विकेट ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने लिए, ये भी सही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ इसलिए
गलत, वो ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की सबसे उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2021 जारी की। इस सूची में भारत की पीवी सिंधु किस स्थान पर है? तो इसमें भारत की पीवी सिंधु 7वां स्थान पर है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 10 महिला एथलीट्स इसमें शामिल किए गए हैं सूची में। और विश्व की 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में वर्ष 2021 में संयुक्त रूप से कमाई की बात करें $167 मिलियन है। ठीक है, सूची में शीर्ष स्थान नाओमी ओसाका का है, जो कि जापान की हैं टेनिस खिलाड़ी। दूसरा स्थान सेरेना विलियम्स का, तीसरा वीनस विलियम का, टेनिस प्लेयर हैं तीनों हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें 7वां स्थान जो है वो है पीवी सिंधु का, बैडमिंटन है, भारत से हैं, $7.2 मिलियन इनकी कमाई है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे पेरिस ओलंपिक तक के लिए भारोत्तोलन हेतु पहला हाई परफॉर्मेंस निदेशक चुना गया है? तो वो चुना गया है अविनाश पांडु को। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, अविनाश पांडु। ठीक है, खेल मंत्रालय के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में आईपीएल की किस फ्रेंचाइजी टीम में क्रिस मॉरिस को रिकॉर्ड 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था? तो यह खरीदा गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे दिसंबर माह में के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जनवरी 2022 के लिए ये एजाज पटेल को चुना गया है, जो कि ये न्यूजीलैंड प्लेयर हैं। ठीक है, इसके बाद जनवरी 2022 में संपन्न बेरगानी कप शतरंज प्रतियोगिता है, यह खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो रोहित ललित बाबू के द्वारा जीता गया, भारतीय हैं। करुटिका इटली में जो है इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में BWF रैंकिंग अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो तस्नीम मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, तस्नीम मीर जो है गुजरात की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में संपन्न एशियन हॉकी पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। आयोजन स्थल था ढाका, बांग्लादेश। प्रतिभागी टीमें बांग्लादेश, भारत, जापान, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया। स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया ने जीता, उप विजेता जापान रहा। ठीक है, तीसरा स्थान इसमें भारत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दिसंबर 2021 में संपन्न सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को पराजित कर किसने जीता? तो ये जीता बांग्लादेश ने। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आयोजन स्थल इसमें ढाका बांग्लादेश था। बांग्लादेश दूसरी बार ये विजेता बना है, उप विजेता भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में संपन्न यूएस जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग के पुरुष एकल वर्ग मुकाबले में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? और इसका आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। ठीक है, बी पार्ट, अनाहत सिंह जो कि भारत के हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह की यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली जूनियर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में संपन्न अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स रेस के बाद किसने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टैपेन द्वारा। ठीक है, वर्स्टैपेन द्वारा। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 22वीं रेस क्रम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनके जो टीम है रेडबुल नाम है, वर्स्टैपेन ये नीदरलैंड के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में संपन्न फिट डे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो है ये रूस के हैं। अगला प्रश्न, WTA प्लेयर अवार्ड्स 2021 में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये एशले बार्टी को चुना गया, जो कि ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किसे लीजेंड्स क्रिकेट लीग का एम्बेसडर बनाया गया है? तो लीजेंड्स क्रिकेट लीग का एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में कौन फ्रेंच ओपन की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं? तो ये नियुक्त किया गया है, इनका नाम है एमिली मोरेस्मो। ठीक है, आंसर इसका एमिली मोरेस्मो हो जाएगा, जो कि फ्रांस की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने पहले फार्मूला 1 रेसर हैं, जो कि कौन से नंबर के हैं? तो ये चौथे नंबर के हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई। इसका आयोजन किस देश में किया गया था?
तो इसका आयोजन जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, आंसर इसका फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता रियो ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, आयोजन स्थल है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में संपन्न बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 का पुरुष वर्ग का खिताब स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये मलेशिया ने जीता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे दूसरे नंबर पर, तो पुरुष वर्ग में इंडोनेशिया था। ठीक है, महिला वर्ग में स्वर्ण पदक इंडोनेशिया ने जीता है और रजत पदक जो है कोरिया के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता कतर एक्सॉन मोबिल ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो रॉबर्टो बतिस्ता अगुट के द्वारा जीता गया। अब यही याद रखिएगा, इसमें कोई खास और ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में संपन्न फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो उसका नाम है चेल्सी फुटबॉल क्लब। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अबू धाबी में इसका आयोजन स्थल था। चेल्सी पहली बार जीता है। उप विजेता फुटबॉल क्लब बना है पाल्मेराइज। ठीक है, तीसरा स्थान अल अहली द्वारा अल हिलाल को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में संपन्न प्रतिष्ठित पुरुष टेनिस प्रतियोगिता एटीपी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये कनाडा के द्वारा जीता गया है। आंसर इसका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, एटीपी कप जो है ये हुआ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और तीसरा संस्करण था, कनाडा ने जीता। उप विजेता इटली है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता मेलबर्न समर सेट 2022 के महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो अमांडा अनिसमोवा को जीता गया। यही इंपॉर्टेंट है, आप लोग यही याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो जनवरी 2022 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता एडिलेड इंटरनेशनल 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो गायल मोनफिल्स के द्वारा जीता गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता मेलबर्न समरसेट 2022 का महिला का खिताब किसके द्वारा जीता गया? सिमोना हालेप ने जीता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सिमोना हालेप। ठीक है, दिसंबर 2022 में संपन्न एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात आयोजन स्थल था और इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कुवैत, नेपाल और सऊदी संयुक्त अरब अमीरात। फाइनल मुकाबले का आयोजन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में हुआ। खिताब विजेता भारत था, खिताब उप विजेता श्रीलंका था। ठीक है, लगातार ये तीसरी बार और कुल 8वीं बार भारत ने खिताब जीता है। फाइनल मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द फाइनल जो है विक्की ओस्तेवाला जो भारत को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हरनूर सिंह भारत को दिया गया है। सर्वाधिक रन बनाए हैं राइक शहीद ने, भारत से हैं। सर्वाधिक विकेट जो है जीशान अमीर पाकिस्तान के लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वह है क्लाइव लॉयड। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, क्लाइव लॉयड है जिन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में संपन्न फीडे रैपिड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2021 पुरुष के ब्लिट्स वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो मैक्सिमम वाचियरला ग्रेव के द्वारा जीता गया। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और आज का एक वीडियो एंड करते हैं। इसमें जो है पूरा ये बुक का वॉल्यूम 2 आज समाप्त हो गया है। ठीक है, और इसके बाद अब हम शुरुआत करेंगे वॉल्यूम 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, तो उसको भी देखिएगा। और वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।